My dear students, dear NCC cadets, Jai Hind, Jai Bharat. Dear students, first of all, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दैट इज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए माइनर पेपर के तहत एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज दैट इज एसी के तहत एक पेपर रखा गया है जिसका कोर्स कोड है AE2 NCC। कोर्स का नाम है नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो क्वेश्चन पेपर आया था 31 मई 2025 को, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में सॉल्व कर रहे थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 25 को देखा था। 25 प्रश्नों को देखा था। क्वेश्चन पेपर में कुल 50 प्रश्न आए थे, तो बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज की इस क्लास में। इस वीडियो के तहत हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके राइट आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशन को हम लोग देख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है, प्रश्न संख्या 26 आ गया है। प्रश्न है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, अर्थात जो एनसीसी है इसका आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है। ऑप्शन है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सर्विस इज धर्म, नेशनल सर्विस, इंडियन आर्मी, एकता और अनुशासन, सेवा है धर्म है, राष्ट्र सेवा या भारतीय सेवा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है, मोटो ऑफ एनसीसी है, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, एकता और अनुशासन या यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या 27 है, व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म शुड बी एनसीसी कैडेट्स मेंटेन। जो एनसीसी कैडेट हैं उनकी वर्दी किस प्रकार की होनी चाहिए, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो किस प्रकार की वर्दी बनाए रखनी चाहिए। तो पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे, डर्टी एंड टोन, क्लीन एंड नीट, एनी यूनिफॉर्म, नन ऑफ द एबव। तो कैसा होना चाहिए, चाहे आप एनसीसी के कैडेट्स हो या फिर विद्यार्थी हो, लेकिन आपका जो यूनिफॉर्म है वो हमेशा क्लीन एंड नीट होना चाहिए। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, साफ और व्यवस्थित। एनसीसी कैडेट की जो वर्दी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन एंड नीट या साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। सिर्फ एनसीसी कैडेट्स की ही नहीं, हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी की जो यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो आपका महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का, आपकी संस्था का जो यूनिफॉर्म हो हमेशा क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। और यहाँ पे एनसीसी कैडेट के बारे में पूछा गया, तो एनसीसी कैडेटों का वर्दी तो हमेशा साफ और व्यवस्थित, क्लीन एंड नीट होना ही चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट एक्टिविटीज शुड एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट्स इन। एनसीसी कैडेटों को किन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन है वनली परेड्स में, वनली कैंप्स में, परेड कैंप्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज में, या नन ऑफ द, केवल परेड, केवल शिविर, परेड, शिविर और साहसिक गतिविधियों में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको जो है जिन जिन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए उसमें परेड भी आता है, शिविर भी आता है और साहसिक गतिविधियां भी आती हैं। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, परेड्स, कैंप्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। सो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड एनसीसी कैडेट्स नीड टू हैव टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। एनसीसी कैडेटों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आर नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नन ऑफ द अबव। नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप एनसीसी के कैडेट हो, चाहे आप एक सामान्य विद्यार्थी हो या हमारे देश के एक सामान्य नागरिक हो, सभी के लिए यदि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है तो आपका जो भी एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। हमेशा हमको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए, तभी हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। तो प्रश्न है यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड एनसीसी कैडेट्स नीड टू हैव टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। तो पॉजिटिव टाइप ऑफ एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर द एनसीसी कैडेट्स टू फुलफिल देयर ड्यूटीज। एनसीसी कैडेट को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न है व्हाट इज वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स। एनसीसी कैडेटों के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या है। ऑप्शंस आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, पार्टिसिपेटिंग इन एडवेंचरस एक्टिविटीज, वर्किंग इन टीम्स, ऑल ऑफ द एबव। अनुशासन का पालन करना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना, टीम वर्क करना, उपयुक्त सभी। तो ड्यूरेशन जो एनसीसी कैडेट है इनके जो कर्तव्य है उनके कर्तव्यों में से अनुशासन का पालन करना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना, टीम वर्क करना, इस सभी का सभी आता है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द एबव, दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी जो है एनसीसी कैडेटों के मुख्य कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। दैट शुड बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन, पार्टिसिपेटिंग इन एडवेंचरस एक्टिविटीज एंड आल्सो वर्किंग इन टीम्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31 प्रश्न है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो हम सभी लोग जानते हैं द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, वो हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज आवर कंट्री, दैट इज द इंडिया। जो हमारा देश भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द रैंक ऑफ एडीजी एनसीसी डायरेक्टरेट यूपी। एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के एडीजी का रैंक क्या है। ऑप्शंस आर ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स एनसीसी निदेशालय के जो स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं, जो 17 डायरेक्टरेट हैं, उन सभी के जो एडीजी होते हैं, एडीजी फॉर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनकी जो रैंक होती है दैट इज मेजर जनरल। जो रैंक ऑफ एडीजी एनसीसी डायरेक्टरेट इज मेजर जनरल। क्या रैंक होती है, मेजर जनरल रैंक होती है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के निदेशालय की बात करें तो द करेंट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनसीसी डायरेक्टरेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज मेजर जनरल विक्रम कुमार। कौन है, मेजर जनरल विक्रम कुमार, हु टुक चार्ज इन जून 2023 जून 2023 से एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के एडीजी है मेजर जनरल विक्रम कुमार। तो इस तरह से जो एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के एडीजी की रैंक होती है वो क्या होती है, मेजर जनरल होती है। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस आर नॉन कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कारपोरेट, नेशनल कैडेट कोर या नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पर जो स्पेलिंग है इसमें थोड़ा सा एरर है, एक क्रॉप्स नहीं होगा बल्कि CORPS कोर होता है। और एनसीसी का जो पूरा नाम हो क्या है, नेशनल कैडेट कोर है। क्या है, राष्ट्रीय कैडेट कोर है। इस तरह से सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, नेशनल कैडेट कोर। कोर की स्पेलिंग जो है CORPS होगी। यहाँ पे हिंदी में सही लिखा हुआ है राष्ट्रीय कैडेट कोर, इंग्लिश में नेशनल सही है, कैडेट सही है, लेकिन क्रॉप्स लिखा है, क्रॉप्स नहीं होता है बल्कि CORPS कोर होता है। तो एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 प्रश्न संख्या 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज नेबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शंस आर अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, रशिया। अमेरिका, चीन, सिंगापुर या रूस। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हम सभी लोग जानते हैं इसमें जो है चाइना के साथ हमारा वार भी हो चुका है, युद्ध भी हो चुका है। तो चाइना क्या है, हमारे देश भारत का पड़ोसी देश है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है आपको दैट इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग अगर अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। हमारे देश भारत के कुल 9 जो है पड़ोसी देश हैं, जिसमें से जो 7 देश हैं वो लैंड नेबर्स, उनके साथ हमारा जमीन, हमारा स्थल जो है टच करता है। तो 7 लैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं और 2 जो है मैरीटाइम नेबरिंग कंट्रीज हैं। जो 7 लैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। जबकि जो मैरीटाइम नेबर्स है अर्थात जिनसे हमारे समुद्री जो है तट मिलते हैं उसमें आते हैं श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से कुल 9 हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 जो है लैंड नेबर हैं, 2 जो है मैरीटाइम नेबर है। जो 7 लैंड नेबर है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार आता है। और जो 2 जो मैरीटाइम नेबर है उसमें श्रीलंका और मालदीव आता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 हाउ कैन वी प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटीज थ्रू एनसीसी।
एनसीसी के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शंस आर ए, by participating in various cultural programs and integrating with people from different communities, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके, भाग लेकर और विभिन्न समुदायों के लोगों से बातचीत करके। बी है by spreading awareness about only one religion, ओनली ऑन रिलीजन, केवल धर्म के बारे में जागरूकता फैला करें। सी है बाय प्रमोटिंग ओनली वन लैंग्वेज, सिर्फ एक ही भाषा को बढ़ावा दे करके। या डी है बाय नॉट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर न देकर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, नेशनल इंटीग्रिटीज की, हाउ वी कैन प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटीज। तो अगर राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना है तो उसके लिए जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर और विभिन्न समुदाय के लोगों से बातचीत करके, बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है आपका वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डियर स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र लागू होता है और उस दिन से हमारे देश की जो प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुई वो कौन थे? ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वह 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत रहे, कार्यरत रहे। जबकि अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह से सी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इस पद पर बने रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ, रिवर ब्रह्मपुत्र हाउ थ्रू द स्टेट ऑफ, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर के बहती है? अर्थात जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारे भारत में किस राज्य से होकर के निकलती है, बहती है? ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल है सिक्किम। असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल है सिक्किम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारे देश भारत में जो है इंटर करती है तिब्बत से। कैसे इंटर करती है? तिब्बत के माध्यम से, तिब्बत से हमारे देश भारत में वो प्रवेश करती है और फिर तिब्बत के बाद वो अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है असम में जाती है और फिर असम से जो है वह बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से तिब्बत से होती है हमारे देश भारत में, भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर के लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिल जाती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन दिया नहीं है, सिर्फ असम दिया है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, असम से होकर के गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश भारत में असम से होकर के गुजरती है। ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस। राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विविधता, विविधता में एकता या राजनीतिक जो है प्रभुत्व। राष्ट्रीय एकता का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। सो सी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी या विविधता में एकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 39। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 12 जनवरी या और 7 दिसंबर। तो डियूरेशन जो राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं वह विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो होती है वो 12 जनवरी को होती है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाइट कलर इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शंस आर, जो आपके विकल्प है वो है पीस, प्योरिटी एंड ट्रूथ, शांति, पवित्रता, सत्य, शो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढका हिमालय, पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम,
या प्रॉस्पर्टी एंड फेथ, समृद्धि और विश्वास। तो डियर स्टूडेंट, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारे देश का तिरंगा, उसमें जो सफेद रंग की पट्टी है दैट रिप्रेजेंट्स पीस, प्योरिटी एंड ट्रूथनेस, शांति, पवित्रता और सत्य को दर्शाता है राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग है। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। व्हाइट कलर इन आवर नेशनल फ्लैग ट्राई कलर रिप्रेजेंट्स पीस, प्योरिटी एंड ट्रूथ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो सफेद रंग है वह शांति, पवित्रता और सत्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया इज। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दैट इज पीकॉक या मोर। द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया इज पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है एनसीसी वाज संग बाय, एनसीसी गीत किसके द्वारा गाया गया? ये प्रश्न जो है थोड़ा संशय है इसके ऑप्शंस को लेकर के, क्योंकि एनसीसी सॉन्ग जो है पहले तो कई एनसीसी सॉन्ग थे, उसमें से धीरे धीरे चेंजेस आया और वर्तमान समय में जो एनसीसी सॉन्ग गाया जाता है, एनसीसी गीत गाया जाता है, उसके बोल हैं हम सब भारतीय हैं। द एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं वाज कंपोज्ड बाय सुदर्शन फकीर एंड म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय विजय राघवन राव। अर्थात जो हम सब भारतीय हैं वर्तमान समय जो एनसीसी गीत गाया जाता है, इसका कंपोजिशन जो है सुदर्शन फकीर जी के द्वारा किया गया था और इसको जो है म्यूजिक दिया गया था विजय राघवन राव जी के द्वारा किया गया था। हम सब भारतीय हैं गीत को 1982 में अपनाया गया था। एनसीसी गीत किसी एक गायक के द्वारा नहीं गाया गया है, बल्कि कई कलाकारों के द्वारा गाया गया है, जिनमें से अक्सर अमर तौसीफ और मोहम्मद रफी का नाम आता है। तो यहाँ पे न अमर तौसीफ का नाम है, ना मोहम्मद रफी का नाम है, ना विजय राघवन राव का नाम है, ना सुदर्शन फकीर का नाम है। इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस पर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि एनसीसी गीत जो है कंपोज किया गया सुदर्शन फकीर के द्वारा, म्यूजिक दिया गया विजय राघवन राव के द्वारा, और इसमें जो है कई कलाकारों के द्वारा गाया गया जिसमें अमर तौसीफ और मोहम्मद रफी जी का नाम आता है। तो इस तरह से यह प्रश्न थोड़ा संशय का है। अगला प्रश्न चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। लेडीज एनोस ट्रेनिंग एकेडमी इज लोकेटेड एट। महिला एनोस की जो प्रशिक्षण अकादमी है वो कहां पर स्थित है? तो डिटेल्स हम बता दें कि जो एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, एनोस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है लेडीज की अलग होती है और जेंट्स की अलग होती है। जो लेडीज एनओ की ट्रेनिंग होती है वो ओटीए दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में होती है। कहां पे होती है? ग्वालियर में होती है महिला एनओस का प्रशिक्षण। ठीक है, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है ग्वालियर में, वहां पे महिला एनओ जो होती है, लेडी जो एनओ जो होती है, उनका ट्रेनिंग होता है। जबकि जो पुरुष होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो कहां पे होती है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी में। ओटीए कामटी में मेल का होता है और ओटीए ग्वालियर में फीमेल का होता है। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। लेकिन आपके परीक्षा में हो सकता है अगली बार मेल पूछ लिया जाए तो मेल का कहां होता है? ओटीए कामटी में होता है। फीमेल का कहां होता है? ओटीए ग्वालियर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 44, हु गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन आर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हम सभी लोग जानते हैं वो किसके द्वारा दिया गया? वो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो वास्तव में इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। और इस नारे को सबसे पहले उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद के नारे को जो लोकप्रिय बनाया था वह हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने बनाया था। इसलिए भगत सिंह के नाम से इस नारे को जाना जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ठीक है, तो इस नारे को क्रांतिकारी भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, इसलिए उनके नाम से इस नारे को हम लोग जानते हैं। लेकिन वास्तव में इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रही है। और इस नारे को सबसे पहले उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज द ए ऑप्शन, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45, स्लोगन जय जवान जय किसान वाज गिवन बाय। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जय जवान जय किसान का नारा था वो हमारे देश भारत की जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, द्वितीय प्रधानमंत्री थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान
जो है महत्वपूर्ण युद्ध और खाद्यान्न की कमी की पृष्ठभूमि में सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस नारे को दिया था। तो किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारे देश के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, द्वितीय प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, उन्होंने जवानों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है, द स्टेट्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच प्रिंसिपल? ऑप्शंस आर लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस या कल्चरल। भारत के राज्यों का गठन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर, धार्मिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत के जो राज्यों का गठन है वह किस आधार पर किया गया है? वो भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे किया गया है। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। इंडियन स्टेट्स वर फॉर्म्ड प्राइमरली ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी थ्रू द स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का था, उसके द्वारा भाषाई आधार पर जो है भारतीय राज्यों का गठन किया गया था। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेथ डायलॉग इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतरधार्मिक संवाद की क्या भूमिका है? ऑप्शंस आर रीइंफोर्सिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फोस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस, प्रमोटिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और इंकरेजिंग रिलीजियस बिलीफ। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, फोस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अंतरधार्मिक संवाद की क्या भूमिका है? विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया is an adoption of the land capital of Ashoka at ऑप्शंस आर सारनाथ, गया, दिल्ली, बोध गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक डैश में अशोक के सिंह का स्तंभ का रूपांतरण है, अर्थात जो अशोक के सिंह स्तंभ लिया गया हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को कहां से लिया गया? दैट इज फ्रॉम द सारनाथ उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश से लिया गया है। इस तरह से ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। The national emblem of India is an adoption of the land capital of Ashoka at Sarnath, Uttar Pradesh, which was adopted as the state emblem on 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ उत्तर प्रदेश से अशोक के सिंह स्तंभ को लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीसी? आरडीसी कैंप जो होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो आरडीसी कैंप जो होता है उसका नाम है रिपब्लिक डे कैंप। क्या नाम है? रिपब्लिक डे कैंप। रिपब्लिक डे कैंप के लिए विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है आईजीसी कैंप के द्वारा, और आईजीसी कैंप करके विद्यार्थी 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में राजपथ पर वे परेड करते हैं। उस परेड का नाम है रिपब्लिक डे कैंप परेड, या उस कैंप का नाम, जिस कैंप के माध्यम से वो वहां तक पहुंचते हैं उसको हम आरडीसी के नाम से जानते हैं, और उसका पूरा नाम है रिपब्लिक डे कैंप। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आरडीसी का पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक डे कैंप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड? शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है? ऑप्शन आर फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, रिटन डॉक्यूमेंट्स, साउंड स्पीच, रीडिंग हैबिट्स। ऑप्शन से ही क्लियर है, शारीरिक भाषा के अंतर्गत क्या शामिल होता है? चेहरे के भाव एवं हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो 50 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में, 50 प्रश्नों को बारी बारी से हम लोगों ने डिस्कस किया, बारी बारी से हम सभी लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था नेशनल कैडेट कोर या AE2 एनसीसी का, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के कौन क्या क्या आंसर होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, डियर कैडेट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें और आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, देखिए और इस अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। साथ साथ यदि आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो
मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर किड्स, जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।